और आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार आज देश की आधी आबादी को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सरकार आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करने जा रही है। इनमें महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। और इन बिल का जो मकसद है वो 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करना है। इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर लोकसभा में बोलेंगे और सरकार के फैसले की विस्तृत जानकारी भी देंगे। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का वक्त भी तय कर लिया गया है। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिल पर वोटिंग होगी। वहीं राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया है। 18 अप्रैल को ही राज्यसभा में चर्चा के बाद से वोटिंग कराई जाएगी। सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। इसके तहत सांसदों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संविधान संशोधन के बाद लोकसभा सदस्य की जो संख्या है वो मौजूदा 543 से बढ़ करके 850 की जाएगी। अब इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए है, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है और इसके लिए संविधान के आर्टिकल 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। बिल में साफ किया गया है कि जनसंख्या का मतलब उसी जनगणना से होगा जिसके आंकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं। फिलहाल 2011 की जनगणना के आंकड़े ही उपलब्ध हैं और उन्हीं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और मोदी सरकार ने बिल को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है। और वहीं विपक्ष भी इस बिल के विरोध में उतर आया है। विपक्ष का कहना यह है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन इससे जुड़े परिसीमन को लेकर के उसका विरोध है। विपक्ष की मांग यह है कि परिसीमन 2026 की जनगणना के नतीजे आने के बाद किया जाए। और वहीं तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना की सरकारें भी इस बिल का विरोध कर रही हैं। और इस बिल के पेश होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा है कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के विशेष सत्र में आज नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। संसद में सशक्तिकरण नारियों के लिए एक अहम तैयारी की गई है। माता बहनों का सम्मान ये राष्ट्र का सम्मान है जिसे आज अमली जामा पहनाया जाएगा और आज यही भावना लेकर हम संसद में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज ये वीडियो भी जारी किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज ये वीडियो जारी किया गया है। अ वुमन विद द लाइट ऑफ हर नॉलेज डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। महिला अपने ही के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए, अपनी क्षमता के जरिए जो अंधकार होता है उसे मिटा देता है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। इक्कीसवीं सदी की नारी को मोदी सरकार की सौगात। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है नारी शक्ति को नई ताकत देने की तैयारी। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है।
मोदी सरकार आज देश की आधी आबादी को बड़ी सौगात देने जा रही है। मोदी सरकार संसद में आज 3 अहम विधेयक पेश करने जा रही है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला विशेष सत्र संसद से लेकर देश की राजनीतिक दिशा तक के लिए काफी अहम है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। मोदी सरकार संसद में जो 3 बिल लाने जा रही है उनमें पहला संविधान संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करना है। इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। वहीं राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। 18 अप्रैल को ही राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग करवाई जाएगी। मोदी सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि लोकसभा की विधायी संरचना को भी बदल देगा। पहला, लोकसभा में 33% महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा। दूसरा, नए बदलाव में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है। चौथा, एक बिल में परिसीमन आयोग बनाए जाने का भी प्रपोजल है। इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये ऑल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। वहीं विपक्ष मोदी सरकार के इन बिलों का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बड़ी चालाकी से महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ दिया है। इससे सरकार के इरादों पर यकीन नहीं किया जा सकता। We all are in favor of women's reservation bill, and secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties. विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेगा, लेकिन बिल का विरोध करेंगे। विपक्ष की मांग है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए।
महिला आरक्षण मौजूदा लोकसभा के आधार पर 2029 में लागू किया जाए। परिसीमन 2026 की जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद किया जाए। विपक्षी पार्टियां परिसीमन के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल में नया सियासी सिरा निकाल दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण बिल लाकर ओबीसी महिलाओं का हक मार रही है। साथ ही छोटे राज्यों का संसद में नेतृत्व कम करने की तैयारी हो रही है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो, अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी। इन 3 बिलों के पास होने से लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर करीब 850 हो सकती हैं। इनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। सरकार कह रही है कि ये आधी आबादी को उनका हक देने का ऐतिहासिक मौका है, जबकि विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। और महिला आरक्षण संशोधन बिल के विरोध में दक्षिण भारत की कई पार्टियां उतरी हैं। तमिलनाडु में महिला आरक्षण संशोधन बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिला। सीएम स्टालिन के ऐलान के बाद लोगों ने घरों के बाहर काले झंडे लगाए हैं। वहीं सीएम स्टालिन ने भी पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काला झंडा फहराया। इतना ही नहीं, डीएम के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर बिल का विरोध किया। अब डीएम के नेता एमके स्टालिन का कहना है कि मोदी सरकार दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके हक को मारा जा रहा है। डिलिमिटेशन के नाम पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी लिमिट को पार करते हुए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की अगर कोशिश की जाती है तो तमिलनाडु उसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़क पर आकर विरोध करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार किसी की सही बात को सुनना ही नहीं चाहती और इस बार भी नहीं सुना। कानून में संशोधन लाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज को दबाना चाहती है। इस नए बिल से उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा। अब शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, पहली चीज तो यही है कि आज ये नारी शक्ति को सशक्तिकरण देने के लिए जो बिल लाया जा रहा है, इसके विरोध में है, तो अगर जो विपक्षी पार्टियां क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन और साथ ही साथ जो महिला सशक्तिकरण है, इन दोनों को क्यों जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अमित, जब महिला आरक्षण की बात होती है तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बात को कहती है। कल भी हमारी बहुत सारी पार्टियों के नेताओं से बात हुई तो कहती है कि वो इसके हक में है, लेकिन वो परिसीमन का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, हमारी समाजवादी पार्टी के कई सांसदों से बात हुई, कांग्रेस के भी कई नेताओं से बात हुई, तो ये कहते नजर आए कि जो मौजूदा व्यवस्था है इस वक्त उसी में आप महिला आरक्षण को लागू कीजिए, और तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन परिसीमन को लेकर वो ये बात कह रहे हैं, चूंकि 2011 में ही जनगणना हुई थी, अब मौजूदा जो समय है वो इसमें जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं हुई, आने वाले सालों में होनी है। तो उसके आधार पर अगर आप नया जो महिला आरक्षण है वो लागू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। विपक्षी पार्टियां ये कहती नजर आ रही है। इसलिए मुझे लगता है अमित कि आज जब इस पूरे चाहे संविधान संशोधन का मामला हो या महिला आरक्षण का जो मामला है, परिसीमन का जो मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर विवाद देखने को मिलेगा। संसद के अंदर भी अपोजिशन पार्टीज आज हंगामा करती नजर आएगी। कल हमने इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी देखा कि तमाम जो है सपा, टीएमसी, कांग्रेस, सभी विपक्षी पार्टियों के दल है वो एकजुट नजर आए वहां पर, और ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो मौजूदा जो महिला आरक्षण है उसके मौजूदा व्यवस्था में उसको लागू किया जाए। 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर वो इसको लागू
नहीं होने देंगे। और सरकार इस बात को जानती है, जाहिर सी बात है कि उसको संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, 2/3 उसको बहुमत की जरूरत है, और बिना विपक्ष की भागीदारी के ये उसे हासिल नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा अभी जो सिचुएशन है वो इतनी आसान नहीं है सत्ता पक्ष के लिए भी, सरकार भी इस बात को जानती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जनता के सामने ला रहा है, उसके उलट जैसे ही संसद में प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे तो काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि डिलिमिटेशन के जरिए जिस तरह के अफवाह उड़ाई जा रही है या जो विरोध किया जा रहा है साउथ के तमाम जो राज्य हैं, खासतौर पे तमिलनाडु, जहां कहा जा रहा है कि उनकी जो भागीदारी है संसद में कम हो जाएगी, उसको लेकर भी लगातार बयान आते रहे कि किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा, किसी भी राज्य का हक नहीं मारा जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना होगा। दीपिका, थोड़े और क्लैरिफिकेशन के लिए, मोदी सरकार देश की आधी आबादी को महिला आरक्षण बिल के जरिए ताकत देने जा रही है। बीजेपी की महिलाएं सांसदों ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए सभी दलों के समर्थन देने की अपील की है। खुश हो रही है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारा ध्वनि को शक्ति देने का, महिला का ध्वनि को इज्जत देने का काम देश में हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतना साल का मांग था, महिला को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी ये मोदी जी करके दिखा रहे हैं, मोदी जी ये तो मुमकिन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन जो लाया जा रहा है पार्लियामेंट के विशेष सत्र में, उसका समर्थन करने की आप सब राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर, दल और विचारधारा की भिन्नता छोड़कर सर्वसम्मति से इस संशोधन को पारित करिए, ताकि ये जो 33% आरक्षण है महिलाओं का, ये 2029 के ही चुनाव में लागू हो जाए। क्योंकि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। और समाजवादी पार्टी ने भी संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने की तैयारी कर ली है। आज सुबह संसद भवन में एसपी सांसदों की एक अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करेंगे। अब पार्टी ने इस बैठक में शामिल होने के बाद सभी सांसदों को आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार संसद में मौजूदा संख्या बल के आधार पर महिला आरक्षण बिल को लेकर आए। हम लोग महिला बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण के जो बिल के पीछे उसकी आड़ में जो ये पुरानी जो 2011 का सेंसेक्स है, उसको आधार बना के जो ये नया परिसीमन लाना चाहते हैं, हमारा इसके लिए विरोध है। पहले जनगणना हो, नया परिसीमन हो, मतलब नया जनसंख्या हो, पहले सेंसेक्स हो नया, और उसके बाद ही ये मतलब नए परिसीमन की बात की जाए। एक बात ये है कि अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो 543 सीटों में भी महिलाओं का आरक्षण 33% आरक्षण वो दे सकती है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन उसकी आड़ में जो ये खेल खेलना चाहती है, उसका हम विरोध करेंगे। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के जहां पर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी शासित राज्य में मोदी सरकार के इस कदम को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। महिला आरक्षण संशोधन बिल के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष बिल के विरोध की कीमत चुकाएगा। इस वक्त कांग्रेस की टाइमिंग खराब चल रही है। विपक्ष को अपनी बात इस संसद में कहनी चाहिए, लेकिन विपक्ष बस हंगामा कर रहा है। सीएम मोहन यादव से खास बातचीत की इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने। देश की आधी आबादी के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकाल में तमाम महिलाओं को सशक्त करने की योजनाएं लाई गई हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये कहा जाए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक समाज का, आधी आबादी के सपने के का बदलाव है और एक सशक्त जरूरत रही है, अगर कहा जाए नारी शक्ति की। कैसे देखिए? ये बात सही है कि ये युगांतकारी निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है और शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है, जब हमारे पार्लियामेंट में 33% का आरक्षण माता बहनों को देकर के नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके बलबूते पर भविष्य में लोकसभा विधानसभा में एक अलग तस्वीर निकल कर आएगी और अब देश और प्रदेश की छवि दुनिया में बहुत शक्ति संपन्न होगी।
आधी आबादी का सम्मान देने का मतलब अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ने का भी है, जो मात्र सत्ता प्रधान हमारी संस्कृति से हमको जोड़ता है। सर, निश्चित तौर पे 21वीं शताब्दी में कहा जाए, जैसा कि आपने कहा, अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और नारी शक्ति के लिए एक बेहद जरूरी कदम भी रहा है। विपक्ष को लेकिन अब इसमें भी ऐतराज है, कोटे के अंदर कोटे की बात आ रही है कि 33% आरक्षण तो ठीक है, लेकिन ओबीसी को, तमाम जो हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये सेपरेशन, कोटे के अंदर कोटा, इसे कैसे देखते हैं ऐसे में, जबकि लंबे समय बाद ये बिल आ रहा है? देखिए, जो बात फ्लोर पे हो सकती है वो फ्लोर पे बोले ना। आप पहले से विरोध क्यों कर रहे हो? आप विरोध कर रहे हो तो आपकी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक तरफ आप महिला आरक्षण विधेयक की बात करते थे, जब माननीय मोदी जी 3 शताब्दी से लटके हुए इस निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि खास करके 3 दशक से जिस बात को लिए लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो समय आया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस नारी सशक्तिकरण अधिनियम को पास कराना चाहिए। टाइमिंग को लेके सवाल उठ रहा है कि टाइमिंग उस वक्त है जब पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु या चुनाव हो, तो आपको लगता है कि टाइमिंग को देखकर ये पूरा किया गया है या मन में भाव था? ये विपक्ष का आरोप है। ये कांग्रेस की टाइमिंग खराब चल रही तो उसको सब टाइम खराब लगता है। कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और कांग्रेस हमेशा सत्ता के ढूंढने के लिए मछली को बलिया से फंसाने का रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे कांग्रेस वो अवसर ढूंढ रही है। कांग्रेस को ये अवसर मिलने वाला नहीं, जनता मोदी जी के साथ है। और अगर कांग्रेस विरोध करती है तो मैं कांग्रेस से अपील करूंगा कि कृपा करके आधी आबादी से नाराजगी मत लो। इस नाराजगी के कारण से आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। भारी कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनगणना और परिसीमन है, इसमें भी चालाकी की गई है। खड़गे जी कहते हैं कि एक पूरा जो रूपरेखा नची गई है, जनगणना, परिसीमन, इसको कैसे देखते हैं? इस पर विवाद आपको लगता है जरूरी था क्योंकि 2011 के हिसाब से हो, किस हिसाब से हो, ये एक बड़ा सवाल सामने। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस ने अपने विश्वास की जमीन खोई है और कांग्रेस को हर वो चीज जिस कारण से जनता पे प्रसन्नता का अवसर आएगा, कांग्रेस उसको शंका की निगाह से देखती है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव कम हो सकता है। तेहरान ने इस अहम ऊर्जा जलमार्ग पर अपने रुख में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के प्रस्तावों के तहत ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को सुरक्षित गुजरने की मंजूरी दे सकता है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फिर से बातचीत शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में जब खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के रुख में नरमी आ रही है और माना जा रहा है कि ओमान की तरफ से जाने वाले इस रास्ते में अब किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी और यहां से जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जा सकती है। और इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। हालांकि ये बातचीत कब होगी, तारीखों को लेकर के कुछ भी निर्धारित नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने यह बताया कि बातचीत चल रही है, कई तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि सीज फायर बढ़ाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। 21 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म हो रहा है और इसे बढ़ाने को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इस बीच खबर यह भी है कि ईरान पर और हमले के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट की हरी झंडी मिल गई है और सीनेट ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत लेनी होगी। सीनेट में प्रस्ताव के खिलाफ 52 जबकि इसके पक्ष में 47 वोट पड़े हैं और इस तरह से ट्रंप को ईरान पर और हमलों के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। अब ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान अमेरिका के साथ अगले राउंड की बातचीत में शामिल होने पर औपचारिक रूप से विचार करेगा। ईरान दूसरे राउंड की बातचीत में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कौन सा मैसेज ईरान को देते हैं और साथ ही साथ आगे अमेरिका का व्यवहार कैसा रहता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका का मैसेज लेकर ईरान पहुंचे हैं। ईरान में उन्होंने विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत का दूसरा राउंड आज होने जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मैसेज लेकर ईरान पहुंचे हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की बातचीत का दूसरा राउंड
सीज फायर पर बात नहीं, ईरान पर प्रतिबंध की चेतावनी। मिडिल ईस्ट में बम बारूद का ये शोर भले ही थम गया हो, लेकिन सीज फायर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन साफ साफ कह रहा है कि सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई। इस बीच पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद ईरान जा पहुंचा है, जहां ईरान के विदेश मंत्री से उसकी मुलाकात हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक का अपडेट यह है कि 21 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है, इसे आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं हुई है। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने पुख्ता कर दिया है कि दूसरे राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में 3 जनसभाएं करेंगे, तो असम चुनाव के बाद बंगाल पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 3 रैलियां करने वाले हैं और सीएम ममता भी आज 3 सभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा बीजेपी नेता लिएंडर पेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बंगाल के युवाओं को 3000 महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया जाएगा। इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भड़कने का मामला भी सामने आया, जहां पर शुवेंदु हावड़ा में तृणमूल समर्थकों पर भड़क गए। चुनाव प्रचार के दौरान अपना आपा खोते और गुस्सा दिखाते ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी हैं, जो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भड़के हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। टीएमसी से लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हैं और जमकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे थे। इस दौरान रैली में टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे और जय बांग्ला के नारे लगाने लगे। इससे शुवेंदु अधिकारी भड़क गए और आरोप लगाया कि टीएमसी के समर्थक शांति भंग करना चाहते हैं। আমাদের কর্মসূচিটা আমি 3 কিলোমিটার ওদের আমার সঙ্গে 5000 লোক ছিল, 20000 জনগণ, বাড়ির কোনো বাড়ির সব ফাঁকা ছিল। সঞ্জয় সিং 20000 বলে বালির ওসির সাসপেনশন দাবি করছে। রিটিন কমপ্লেন করব, ইলেকশন কমিশনকে জানাবো এবং योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोएडा में हुई हिंसा की जांच अब एसआईटी को सौंप दी है। अब तक इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बड़ी खबर तो यह है कि 66 गिरफ्तार आरोपियों में से 45 तो श्रमिक ही नहीं है और अभी तक की जांच में पता चला कि आगजनी पथराव करने वाले ज्यादातर श्रमिक नहीं है। पुलिस ने श्रमिकों को भड़काने वालों पर 32 की पहचान की है, जिनमें से 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले अप्रैल से बढ़े हुए वेतन श्रमिकों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर इसका उल्लंघन होता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैन पावर एजेंसियों की गहन जांच के भी आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन लेने का निर्देश है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की भी जाएगी। जिन लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव किया है, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के भी आदेश दिए गए हैं।
नोएडा में हिंसा के बाद अब साजिश की परतें खुलने लगी हैं। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि प्रियंका और कंचन ने नोएडा में हिंसा के दौरान भ्रामक वीडियो डालकर मजदूरों को भड़काने की कोशिश की। प्रियंका ने शहडोल में एक शख्स की पिटाई के वीडियो को नोएडा का बताया था। अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोएडा में पिछले 2 दिनों में हुई हिंसा की जांच एसआईटी को सौंप दी है। अब तक इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कांग्रेस से जुड़ी अनुषी तिवारी और मीर रियासी ने पुलिस की गोली से 14 लोगों की मौत की अफवाह फैलाई। पुलिस अब इन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। इस बीच जैसे जैसे जांच चल रही है, नोएडा में हुई हिंसा के पीछे की साजिश के तार जुड़ने लगे हैं। नोएडा पुलिस ने आगजनी करने वाले 17 लोगों की पहचान की है, जिनमें 11 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 8 श्रमिक हैं ही नहीं। श्रमिकों को भड़काने वाले 32 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 19 को गिरफ्तार किया गया है। आगजनी और भड़काने के आरोप में कुल 66 गिरफ्तारियों में से 45 तो श्रमिक ही नहीं हैं। पुलिस का दावा है कि अर्बन नक्सल और लेफ्टिस्ट ने श्रमिकों को भड़काने की साजिश की। पुलिस ने 17 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की है, जिनकी मदद से श्रमिकों के आंदोलन को हिंसक बनाया गया। पुलिस ने रूपेश राय नाम के एक शख्स को भी दबोचा है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये बहुत स्वतः स्फूर्त लेबर आंदोलन नहीं था और इसको इंस्टिगेट करने के पीछे एक बड़ा सिस्टमाइज्ड ग्रुप अनऑफिशियली काम किया था और उसके कुछ हम लोगों को एविडेंसेस भी प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी में आया है कि इस प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर भी अन्य राज्यों में भी जहां पर भी इस तरह के अनरेस्ट हुए हैं, वहां पे इस ग्रुप के कई मेंबर्स की मौजूदगियां पाई गई हैं। इन सभी फैक्ट्स को हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में हैं, बाकियों के लिए छापेमारी और तलाश जारी है। मौके से जो हमने अरेस्ट किए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे जनपद में किसी भी यूनिट के लेबर नहीं हैं और कई जो है ऐसे बाहर रहे हैं और हाल के दिनों में यहाँ पर आए हैं। कुछ जगहों पर ऐसे भी लेबर्स हमने पाए थे और जिनको हमने हिरासत में लिया है, जो पिछले 2-3 दिनों में ही जिन्होंने यूनिट ज्वाइन किया था और उसके पहले वो प्रदेश के बाहर कहीं पर काम कर रहे थे, सो कॉल्ड उन्होंने बताया है। कई जगहों पर ऐसे भी लेबर पाए गए हैं जिन्होंने पिछले 5-7 एक हफ्ते के अंदर ही अपनी कंपनी ज्वाइन की और उसके पहले वो बेरोजगार थे और प्रदेश के बाहर रहते थे। इस पूरे विवाद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। जो उल्लंघन करेगा उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों की व्यापक और गहन जांच होगी। हर कंपनी में अनिवार्य ग्रीवांस सेल बनाना होगा, जिससे शिकायतों का टाइम पर समाधान हो। अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। गैर श्रमिक उपद्रवी तत्वों को बेनकाब कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाए। श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्री, सस्ते सुलभ आवासीय योजनाओं की कार्ययोजना जल्द तैयार की जाए। 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इस बीच नोएडा में कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका को देखते हुए शहर में जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों की निगरानी हो रही है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 कंपनी आरएएफ और पीएसी लगाई गई है।